जय हिंद दोस्तों। अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हमने आपको कहा था कि हम यूपीएसआई के सिलेबस के जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है वो आपको हम कवर करेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से आ सकते हैं। तो जो पहले मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो को पूरा देखने में, समझने में मेन प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि कहीं कहीं लाइट आपको ज्यादा दिख रहा होगा, जहाँ वर्ड आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा होगा। वो क्या है कि कैमरा जहाँ लगा है वहां से आपका फ्लैश कर रहा है, इस वजह से आ रहा लाइट। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वर्ड थोड़े आपको छोटे दिख रहे होंगे। इसका मेन रीजन ये था कि स्लाइड ओवर होने का ऑप्शन इसमें नहीं होता है। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, आप अगर क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो दोनों प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो मैं स्लाइड पे, जो मैं डिजिटल बोर्ड पे क्लास करूंगा उसमें आपको पूरा प्रॉपर क्लास कराऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाला, ना वर्ड छोटे होने का ना कुछ प्रॉब्लम होगा। बट इतना मैं कंफर्म हूँ कि आपको साफ दिख रहा होगा, क्योंकि मैं पहले से चेक करके तब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो बताता हूँ कि इसमें पढ़ना क्या है। आपको जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक दिया हुआ है, आपके यूपीएसआई जो आप वैकेंसी फॉर्म फिलअप किए हैं उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर चुके हैं और आप पेपर देने वाले हैं। तो सरकार जो आपको अपॉइंट करेगी, जो आपको नियुक्त करेगी, वो आपसे आशा रखती है कि आपको कुछ रूल्स पता हो। कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको बताने वाले हैं, कि वो आपसे डिमांड रखती है। जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारे घर वालों की हमसे ये डिमांड है, हमसे ये आशा है कि हम उनके जो जिस डिमांड से, वो जिस आप एम से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं, कोई एसएससी पढ़ रहा है, तो घर वालों का एक एम होता है ना कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो इस एम के लिए पढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट आपको अपॉइंट कर रही है, नियुक्त कर रही है किसी पद के लिए, दरोगा पद के लिए नियुक्त कर रही है, तो आपसे वो डिमांड रखती है, आपसे वो आशा करती है कि आपको ये टॉपिक, ये लॉ, ये रूल्स पता होने चाहिए। तो कौन कौन से रूल्स हैं, तो उसके लिए लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन जो दिया हुआ है, कुछ आपको जीके मैथ सिलेबस में वो पहले बता चुका हूँ। अभी मैं बता दूं कि लॉ का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या आपको दिया रहेगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है ह्यूमन राइट। तो अभी मैं आपको नॉर्मली बता दूं ब्रीफ थोड़ा सा, उसके बाद मैं बताता हूँ कि पूरा सिलेबस एक अच्छे में डिफाइन करने वाला हूँ। ह्यूमन राइट क्या है? ह्यूमन राइट मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग होने की वजह से जो राइट मिले हुए हैं, उससे रिलेटेड जो हमको राइट मिलने हैं, वो हम ह्यूमन राइट में कवर करेंगे। मतलब कि हमें ऐसे राइट मिले हों जो सिर्फ हमें ह्यूमन राइट होने की वजह से मिला है, जो कि किसी और को नहीं मिला हो, बस हमको मिला है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। दूसरा टॉपिक दिया हुआ ट्रैफिक रूल। अगर आप दरोगा पद पे नियुक्त हो रहे हैं, जब आप दरोगा का पद संभालेंगे किसी एक थाने पे, तो आपको पता होना चाहिए ना, अगर आपका ट्रैफिक में कहीं ड्यूटी लग रहा है तो आप कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से आपको ट्रैफिक रूल्स भी पता होने चाहिए। ह्यूमन राइट क्यों पता होना चाहिए? कि आप किसी, जो आप एक्ट करोगे, जो आप काम करोगे, जब आप दरोगा पद पे काम करना स्टार्ट करोगे, तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? सोसाइटी के लिए ना। सोसाइटी में रहता कौन है? ह्यूमन बीइंग, मानव रहता है। उस मानव के लिए काम कर रहे हो, तो आपको उस मानव के अधिकार, उस मानव के जो रूल्स हैं, जो उस मानव के लिए अधिकार बनाए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आपको जानना चाहिए। तो इसलिए दिया हुआ आपके सिलेबस में ह्यूमन राइट। अगला टॉपिक है ट्रैफिक रूल। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आपको अगर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहीं अपॉइंट कर दिया, तो वहां आपको ट्रैफिक रूल जब पता रहेगा तभी तो आप अपॉइंट कर पाएंगे, तभी तो आप अपने कांस्टेबल को या अपने जूनियर्स को काम करा सकते हैं, अपने खुद काम कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक दिया हुआ नेशनल सिक्योरिटी एंड इश्यूज, मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे। सपोज करिए आप जिस थाने में अपॉइंट हैं, उस थाने के क्षेत्र में ही कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट कर सकता है। सपोज करिए कि आप यूपी के किसी स्टेट में, जहाँ किसी यूपी के किसी जिले में किसी थाने पे अपॉइंट है, उसी थाने में कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो कि कुछ बना रहा है, कुछ ऐसे बम वगैरह बना रहा है, कुछ ऐसे गन बना रहा है, कुछ ऐसे ट्रांसफर में टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्टिव कर सकता है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी पे उससे असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर कर रहा है, सपोज करिए कोई एक थाने के एरिया में ही कोई एक पर्सन है जो पूरा अपना कंप्यूटराइज व्यवस्था किया हुआ है, और क्या करता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन, जो इंडिया की इन्फॉर्मेशन है, वो बाहर दूसरे देश में भेज रहा है। अब उससे क्या हो सकता है, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाइव पे जो दूसरा पर्सन, जो मान लीजिए कोई विदेशी पर्सन है, कोई पाकिस्तानी या कोई किसी भी देश का हो, जो अपने इंडिया के फेवर में ना हो, इंडिया का विरोध करता हो, वो हमारे ऊपर कुछ एक्ट कर सकता है, कुछ हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है। तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट आएंगे वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज में आएंगे। अगला टॉपिक जो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम पनिशमेंट। मतलब क्या होता है कि अगर किसी को हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो किस सिद्धांत पे दे रहे हैं। कोई भी काम किया जाता है तो एक सिद्धांत होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का जो रूल्स कानून चलता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अब किस बिहेव पे पनिशमेंट देंगे, कितना पनिशमेंट देंगे, उसके लिए क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं, चाहे वो बीएनएस है, चाहे बीएनएसएस हो।
या आपका साक्षात नियम हो। अब क्या कहते हैं कि जब प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट की बात करेंगे तो हमें कौन-कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं पनिशमेंट देने के लिए। जैसे अभी क्या है कि पहले क्या चलता था कि आपने अगर एक्ट किया है, अभी कुछ लोग कहते हैं ना कि सऊदी वगैरह में ऐसा रूल चल रहा है कि अगर आपने चोरी किया तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। आपने किसी को परेशान किया तो जो जिस एक्ट से जिस वजह से आप उस एक्ट को कर रहे हैं उसको ही पनिश कर दिया जाएगा। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि हमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। जैसे रिफॉर्मेटिव है, रिट्रिब्यूटिव है कि मतलब हमें कौन-कौन से पनिशमेंट हमारे यहाँ पनिशमेंट देने का एम क्या है कि हम ऐसे जो पर्सन गलती कर रहा है, जो पर्सन एक्यूज्ड है, जो पर्सन रॉन्ग एक्ट कर रहा है, उसको हम ऐसा पनिशमेंट दें कि आगे कोई ऐसे एक्ट को ना करे, ऐसे एक्ट को ऐसे ऑफेंस को ना करने पाए, इसलिए पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन सऊदी में क्या है कि उस व्यक्ति को फील हो जाए, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो जाए कि अगर मैं ये एक्ट ना किया होता, उसको बार-बार रियलाइज़ हो, बार-बार अपने आप को गिल्टी फील हो कि मेरे इस एक्ट की वजह से मैं आज इतना पेन झेल रहा हूँ, इतना पेन अब जो आपका अब इतना पेन मुझे हो रहा है। अगला टॉपिक दिया राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस मतलब अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो हमको राइट मिले होते हैं, उसको हम कहते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। मतलब हम अगर कोई एक्ट अपनी अपने बचाव के लिए, सपोज करिए आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, अब अगर आप उस हमले से बचने के लिए उसको पीट रहे हैं या उसको कुछ अपना कोई भी एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट को हम कहेंगे कि आपने अपने आप को बचाने के लिए वो एक्ट किया है, उसको हम कहते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो ऐसे कौन-कौन से राइट आपको दिए जाएँगे कि आप सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर सकें। आप दरोगा पद पे नियुक्त हैं या कोई नॉर्मल पर्सन भी है, उसको कौन-कौन से राइट हैं या आप अगर अपने खुद के बिहाफ पे देखिए तो आपको दरोगा होने के लिए भी सेल्फ डिफेंस में आप कौन-कौन से एक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आपके पास गन्स होते हैं बट ऐसा तो नहीं है कि आप गन्स को नॉर्मली यूज़ करिए, ऐसा तो परमिट है नहीं। लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसे कंडीशन बनते होंगे, ग्राउंड बनते हैं कि आप वहाँ पे अगर आप अपने गन का यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है, कोई एक लायबिलिटी नहीं बनने वाली है। अगला टॉपिक दिया हुआ है जीके अबाउट लॉ कि लॉ से रिलेटेड जो जीके बनने वाले हैं कि कब कौन सा एक्ट लाया गया, कब कौन सा पनिशमेंट फंडामेंटल क्रिमिनल लॉज लाए गए, कब से कब तक लागू हुए और कितना उसमें पनिशमेंट दिया जाता है, इससे रिलेटेड जो जीके होते हैं लॉ से रिलेटेड उसको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगला टॉपिक दिया है जीके अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट दिया हुआ है, किस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ है, किस आर्टिकल में अमेंडमेंट दिया हुआ है। इससे रिलेटेड जो नॉलेज होंगे वो हम कवर करेंगे जीके अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन के साथ बताएंगे कितने क्वेश्चन कैसे उठते हैं और कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे 8वां कि एम क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हमने क्या किया कि जीके अबाउट लॉ तो लॉ में जो हमें लॉ से रिलेटेड जो जीके आएंगे उससे पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या जाएगा एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा जो भारतीय संविधान बनाया गया है उसका एम क्या है। उसका एम अगर देखा जाए तो एक एम है कि अपने सारे नागरिकों को एक मूलभूत अधिकार दिया जाए, कुछ ऐसे राइट दिए जाए जो सबको मिल सके बराबर। वोट देने का अधिकार है तो चाहे वो अंबानी वोट दे चाहे एक नॉर्मल पर्सन वोट दे, दोनों के राइट बराबर है, दोनों के अधिकार बराबर है। मतलब उनके भी वोट की वैल्यू एक होगी तो उस गरीब रिक्शा चालक की भी वोट की वैल्यू एक होने वाली है। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि वो अंबानी है तो उनके वोट की वैल्यू 10,000 हो जाए, या ये नहीं देखा जाएगा कि वो गरीब है या रिक्शा चालक है तो उसकी वोट की वैल्यू कुछ नहीं होने वाला है। दोनों की वोट की वैल्यू सेम होने वाली है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि मतलब सबको हमें एक समान रखना है। अगला दिया हुआ फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है 12 से लेके 35 आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में क्या-क्या हमारे फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। उस राइट को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि फंडामेंटल राइट में क्या-क्या राइट है। जैसे हमें ऐसे अधिकार जो दिए हों जो हमारे लाइफ को जीने के लिए, जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए बहुत नेसेसरी में माना जाए, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। अगला टॉपिक दिया हुआ डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या है कि इसको जो टॉपिक इसका दिया हुआ है 36 से लेके 51 तक। तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे अधिकार, आपको कुछ ऐसे आदेश दिए जाते हैं स्टेट के माध्यम से, जो आपसे स्टेट आशा करती है, आपसे अपेक्षा करती है कि आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बेसिक डिफरेंस आपको बता दें कि अगर फंडामेंटल राइट आपका कोई छीन रहा है इमरजेंसी को छोड़ के एक्सेप्शन है। इमरजेंसी के कंडीशन में आपका फंडामेंटल राइट भी कहीं-कहीं बंद हो जाता है, नहीं माना जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई छीन रहा है, उसके अगेंस्ट में कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन दे सकता है या कोर्ट में आप केस कर सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहाँ आप केस नहीं हो सकता, वहाँ न्यायालय कुछ भी डिसीजन नहीं दे सकती। ये बेसिक डिफरेंस है, मतलब यहाँ कोर्ट के रूल यहाँ चलेंगे बट यहाँ कोर्ट का रूल भी नहीं चलने वाला है, ठीक है? यहाँ पे कोर्ट भी कुछ आदेश नहीं देता है। अगला टॉपिक या कोर्ट भी इसमें कुछ बात नहीं करता। अगला टॉपिक है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
कि कौन-कौन से रूल्स बनाए गए हैं कि जिसके माध्यम से, जिसके बिहेव पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो टॉपिक दिया हुआ है वो हमारे आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। ठीक है? ये दिया हुआ है 12 से 35 में। ये दिया हुआ है 36 से 51 में। ठीक है? तो क्या कहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से रूल्स के माध्यम कौन कौन से रेगुलेशन फॉलो करते हुए हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है। अगला टॉपिक दिया हुआ ऑल इंडिया सर्विसेज, कि जो हमारे नेशनल लेवल के सर्विसेज हैं उसके बारे में भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक में, इस पेपर में, इस सिलेबस में। अगला टॉपिक दिया है इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लॉ रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब कि हमको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन पता हो, कुछ ऐसे रूल्स पता हो, कुछ ऐसे लॉ पता हो जो कि वुमेन्स के फेवर में हो या वुमेन्स के लिए हो या फिर चिल्ड्रन के लिए हो, दोनों के लिए। जैसे आप देखते होंगे अपनी सोसाइटी में वुमेन्स के लिए कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जो नॉर्मली कहा जाए तो उसको हम फेवर में नहीं लेंगे कि वो रूल्स अच्छा है या क्या है। वो रूल्स कौन-कौन से रूल्स हैं, उनके लिए कौन-कौन से अधिकार बनाए गए हैं, कौन-कौन से रूल्स उनके लिए हैं। चिल्ड्रन के लिए बच्चे कैसे, जो बच्चा एक काम कर रहा है किसी ढाबे पे या किसी होटल में, उसके लिए कुछ अधिकार दिए हुए हैं, कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। उससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम 13 वाले नंबर में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी, कि मतलब रिजर्वेशन क्या है एससी एसटी। इसमें एक केस बनता है, साहनी का केस बनता है। उसमें क्या होता है कि जो रिजर्वेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है कि जो पूरे इंडिया में एक रिजर्वेशन का ग्राउंड बनाया जाएगा वो टोटल 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है? मतलब कि जो रिजर्वेशन देना है, सपोज करिए आपने जनरल को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया, ईडब्ल्यूएस जैसे अभी आ गया है, ईडब्ल्यूएस को मान लीजिए आपने 10% रिजर्वेशन दिया, ओबीसी को आपने 25% दे दिया, कितना हुआ 35 हुआ। फिर एससी को आपने 10% दे दिया, तो अब एसटी को आप 5 ही देंगे, वो टोटल आपका जो ऐड करके 50 आना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हुआ ये 50 से प्लस हो रहा है, जैसे इसको ऐड करें तो 25 और 5 30 40 50, ये 50 टोटल हो रहा है। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका टोटल ऐड करने पे रिजर्वेशन जो आ रहा टॉप कंप्लीट इंडिया में वो 50 हो। ऐसा ना हो कि वो 50 प्लस 50 55 56 हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इनको 10 दिए हैं, इनको ही 15 दे दिए। यहाँ आप अगर 15 दे दिए इसका मतलब ये हो गया आपका 60 हो गया। ठीक है? तो यहाँ 60 हो गया, मतलब इस वाले जो हम बताए कहानी केस आया था वहां पे बताया गया कि ऐसा एक्ट नहीं बनना चाहिए कि जिससे कि कुछ ऐसा ग्राउंड बने कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर जाने पाए। ठीक है? तो कितने परसेंट रिजर्वेशन हो सकते हैं? 50% ये डिफाइन किया गया था साहनी केस में। अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट। आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी पढ़ना है। सपोज करिए आप जिस थाने में अपॉइंट किए गए हैं, आपके थाने के एरिया में किसी जंगल को लोग काटते जा रहे हैं, बिना किसी ग्राउंड पे, बिना किसी कोर्ट के आर्डर पे। तो वहां पे आप जा करके रोकना है या फिर क्या करना है, उनके अगेंस्ट में कैसे केस करने हैं, वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। या वैसे भी नॉर्मली इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ने हैं कि कौन-कौन से टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके इस पॉइंट में कवर किए जाएंगे। अगला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब आपको जैसे जंगल कोई काट रहा है, उस जंगल में जो वाइल्ड लाइफ होंगे उनके भी तो आपको बचाने की जिम्मेदारी बनती है। आपके थाने की घटना होगी तो आपको वहां पे भी एक्ट करना होगा। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब कि जो उस जंगल को काटने की वजह से या किसी जंगल में कुछ जानवर जो रह रहे हैं उनकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है जंगल को काटने की वजह से, उससे रिलेटेड आप इसमें एक्ट लेंगे, उससे रिलेटेड आप इसमें एक्ट करेंगे। ठीक है? तो जिस तरीके से हमने आपको बता दिया कि कैसे-कैसे टॉपिक हैं, कौन-कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या-क्या बताया जाएगा। अब जो हम वीडियोस बनाएँगे, अगला जो वीडियोस हमारा होगा यूपीएसआई सिलेबस से रिलेटेड, अब मान लीजिए अगले वीडियो में ह्यूमन राइट में कवर करने वाला हूँ। तो ह्यूमन राइट का पहले तो मैं आपको 5 या 10 क्वेश्चन बता दूँगा, लिख दूँगा, पहले से समझा दूँगा। उसका आंसर मैं पूछ लूँगा, बता दूँगा, ठीक है? उसके बाद जो मेरा स्लाइड होगा, उसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा कि ह्यूमन राइट में आपको पढ़ना क्या है? ह्यूमन राइट में आर्टिकल कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, मतलब उससे रिलेटेड कि क्या-क्या ह्यूमन राइट में आता है। ह्यूमन राइट को पूरा डिटेल में 15 मिनट 20 मिनट का जो भी क्लास चलेगा उतने में मैं ह्यूमन राइट टॉपिक को कवर करूँगा। उसके बाद फिर ट्रैफिक रूल, इसी तरीके से सीरियल से आपका टॉपिक कवर करते रहूँगा। पहले स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन, फिर आपको इस टॉपिक को, फिर उसके बाद उस टॉपिक को पूरा ब्रीफली कवर करके आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और फिर लास्ट में या तो पीडीएफ के माध्यम से या तो वैसे ही आपको 15-20 क्वेश्चन जो अभी तक के यूपीएसआई के सिलेबस में बने होंगे
वो कवर कर दिया जाएगा। ठीक है? अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आया हो या कुछ अलग से क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड जैसे एडमिशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड या यूपीएसआई की वैकेंसी रिलेटेड जो मेरे वीडियोस पढ़ रहे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। तो उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे, मैं आशा करता हूँ कि मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। और आगे भी मैं और भी आसान भाषा में जितना हो सकता है उतनी आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। इसको हिंदी में नहीं लिख पाया हूँ, इसका बस यही रीज़न था कि इसको अगर हिंदी में लिखता तो पॉइंट व्हाइट बोर्ड पे जगह कम पड़ जाता। लेकिन परेशान मत होइएगा, जो मैं एक-एक टॉपिक जब कवर करूँगा तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप से रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे ये आशा रखते हैं कि आपको अगर ये टॉपिक अच्छे लग रहे हों तो आप इस टॉपिक को देखिए और थोड़ा और लोगों को सजेस्ट करिए जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जिनको एसआई का फॉर्म भरना है, जो एसआई का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए भी आप इसको थोड़ा-सा शेयर करिएगा। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद।